कोलिजन। क्या कोलिजन का मतलब सिर्फ टकराव होता है या कुछ और भी होता है? आखिरकार कोलिजन की क्या डेफिनेशन है? कोलिजन के कितने टाइप्स हैं? कोलिजन होने के कितने टाइप्स हैं? हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, ये क्या है? क्या जेईई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन गलत है या इसके पीछे कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो शायद किसी वीडियो में नहीं बताया गया है? सलाम साथियों, मेरा नाम कुमैल अब्बास है। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द कोलिजन। पहले हम ये समझेंगे पहले पार्ट में कि कोलिजन की फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है, और इसमें हम ये भी समझेंगे कोलिजन का मतलब सिर्फ टकराव होता है या कुछ और भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन की क्या डेफिनेशन है फिजिक्स में, उसको मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा दूंगा। आओ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो ऑन द डेली बेसिस है, बहुत लोगों ने बहुत बार देखा होगा, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक रोड है। फॉर सिंपलिसिटी मैं इस रोड को स्मूथ मान के चलता हूँ। अब स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो ये एक आइडियल केस हो गया, बट फिर भी हम फॉर सिंपलिसिटी हम इसको मान के चलते हैं, ये स्मूथ है। यहाँ पे एक ट्रक है। क्या है? एक ट्रक है। इस तरह से एक ट्रक है। ट्रक का मास लेके चलते हैं, मान लो 1000 kg, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, मान के चलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रक का इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम मतलब इसका अभी लीनियर मोमेंटम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और वो मास इंटू वेलोसिटी, मास तो 1000 kg है, इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20,000 kg मीटर पर सेकेंड इसकी मोमेंटम हो गई, इनिशियल मोमेंटम। ऑल्दो आप जो है ना, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसने मोमेंटम क्यों निकाला। मुझे कोलिजन की डेफिनेशन आपको समझानी है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लास्ट में आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। लास्ट में आप देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी कार है। क्या है? एक छोटी सी कार है, और उसका जो मास मान के चलते हैं 100 kg, और ये अभी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका इनिशियल मोमेंटम मास दैट इज 1000 kg इंटू वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी इनिशियल मोमेंटम 0 kg मीटर पर सेकेंड है। मैंने कहा ठीक है। अब ये ट्रक इस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, तो जैसे ही एक ऐसा समय आएगा कि जो है इसकी जो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड लेके आगे 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 जा रहा है, और ऐसा समय आएगा जब ये इसको टक्कर मारेगा। तो जैसे ही ये ट्रक विद दिस वेलोसिटी इसको टक्कर मारेगा, तो आपको ऐसा फील तो हो रहा होगा कि एक गाड़ी जो है ना पीछे की ओर चलेगी। जैसे ही ये जो ट्रक है इसके टक्कर मारेगी, तो ये जो है ना पीछे की ओर चलेगी, यानी इन फिजिक्स में हम क्या कहेंगे कि इसको पीछे की ओर एक वेलोसिटी मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि टकराने से ऐसा क्या हुआ कि इसको जो है ना पीछे की ओर एक वेलोसिटी मिल गई, या इन अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकता हूं कि टकराने के दौरान इस गाड़ी पे ऐसा कौन सा फोर्स लग गया जिसकी वजह से ये गाड़ी एक्सेलरेट हो गई पीछे की डायरेक्शन में। आओ उसको समझते हैं। मैं ना इस ट्रक का जो सामने वाला फेस है उसको मैं इस तरह डिनोट करता हूं, दिस इज ट्रक, और इस कार का जो सामने वाला फेस है उसको मैं इस तरह से डिनोट करता हूं। ये टकराने से पहले है, तो जैसे ही ये टकरा गए, यानी टकराने के दौरान मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रक है ये कार है कांटेक्ट में आ गए। ये क्या है? ट्रक है ये कार है, ये टकराने के दौरान है।
जैसे ही ये टकरा गए तो ये जो ट्रक है और ये कार है, ये कार किसी वेलोसिटी, इसको V2 वेलोसिटी कहते हैं, और ये कार जो है, ये जो ट्रक है, ये किसी V1 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगी। इसने इसको टक्कर मारा, टक्कर से पहले ऐसा सिचुएशन, टक्कर के दौरान ऐसी सिचुएशन, टक्कर के बाद इसकी भी वेलोसिटी बदल जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी बदल जाएगी। अब मसला ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसकी वेलोसिटी बदल गई, ऐसा कौन से फोर्सेस इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। आओ देखते हैं। ये तो टकराने के पहले है, टकराने के दौरान सब कुछ खेल जो है ना वो पलट गया। बेसिकली जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, मतलब अगर ये एक ब्लॉक है, ये सरफेस है, तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मान लो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हम लेते हैं, एक लेते हैं नॉर्मल, दूसरा लेते हैं टेंजेंशियली। जो नॉर्मल कंपोनेंट इस कांटेक्ट फोर्स का है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और ये इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि जब भी जो ट्रक है और कार है ये कॉन्टैक्ट में आ गई तो आपस में इन्होंने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स का कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और उसका नॉर्मल जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या कहा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो ये ट्रक है इस कार पे क्या लगाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स। दिस इज द नॉर्मल ऑन कार ड्यू टू ट्रक। लिखने के तरीका, नॉर्मल ऑन कार ड्यू टू ट्रक। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो कार है ये इस ट्रक पे इतना ही फोर्स लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस। दिस इज नॉर्मल ऑन ट्रक ड्यू टू कार। नॉर्मल ऑन ट्रक ड्यू टू कार। जैसे ही ये ट्रक इस कार के साथ टकरा जाती है, टकराने के दौरान क्या हुआ? क्योंकि ट्रक और कार कांटेक्ट में आ गई तो एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हुआ, और ट्रक ने कार पे नॉर्मल फोर्स लगाया आगे की डायरेक्शन में, कार ने ट्रक पे पीछे की और डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो यहां पे ये रहा फोर्सेस। अब इन फोर्सेस की वजह से इस ट्रक का जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हुआ, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हुआ। यानी कैसे हुआ? क्योंकि कार पे फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, कार पे फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में टकराने के दौरान, तो इस कार को एक फोर्स मिल जाता है जो इसको पीछे की ओर एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक है ना? जो कि इसको पीछे की ओर एक्सेलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ट्रक को जो फोर्स मिलता है वो इसके वेलोसिटी के अपोजिट मिलता है, तो ये फोर्स जो है इस ट्रक को रिटार्ड कर देता है, इसको एक्सेलरेट अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन देता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि इसको ना धक्का पीछे की ओर मिल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। और ये जो इसीलिए कार की भी वेलोसिटी और ट्रक की भी वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस ट्रक की बिफोर कोलिजन तो भी मैं यूज नहीं करूंगा, यानी टकराने से पहले कार के इस ट्रक के पास अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी कि कम होगी? कम होएगी, क्योंकि इसको जो फोर्स मिला उसने इसको रिटार्ड किया, इसने इसको धक्का पीछे की ओर डायरेक्शन में दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होएगी। तो मान के चलते हैं कि टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि इसको फोर्स जो मिल रहा है वो उसको एक्सेलरेट कर रहा है पीछे की ओर, और इसको मान के चलते हैं, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रही, ठीक है ना, पीछे की ओर। अब ध्यान से अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस ट्रक की फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल मोमेंटम बताओ। फाइनल मोमेंटम क्या मतलब? कि टकराने के बाद इसका मोमेंटम बताओगे आपको। सर फाइनल जो मोमेंटम है वो बराबर होगा मास दैट इज 1000 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10,000 kg मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल मोमेंटम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार के पास जो फाइनल मोमेंटम है वो आ जाएगा मास दैट इज 100 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके पास 500 kg मीटर पर सेकेंड
मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ इलैबोरेट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको कोलिजन की डेफिनेशन समझानी थी। अब मैं कोलिजन को डिफाइन कर सकता हूं। कोलिजन को फिजिक्स में इस तरह डिफाइन किया जाता है, किस तरह कि दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हम तभी कहेंगे कि हो गया, दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कि कोलिजन हो गया जब ये जो दो बॉडीज है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के, आपस में कार ने ट्रक के ऊपर, ट्रक ने कार के ऊपर फोर्स लगा, यानी दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कि कोलिजन हो गया जब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करे। इसका मोमेंटम पहले 20,000 था, अब 10,000 है, इसका 0 था, अब 500 है। तो इसी को हम कोलिजन कहते हैं। दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कि कोलिजन हो गया जब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करे, तभी हम कहेंगे कोलिजन हो गया है इन दोनों बॉडी के बीच में। ठीक है ना? दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कोलिजन। और इसी को है ना, कोलिजन जो है ना, फिजिक्स की टर्म्स में कोलिजन का ये डेफिनेशन है। ठीक है ना? आओ लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, फिर आप इस एग्जाम्पल को नोट करना। डेफिनेशन ये है कि कोलिजन is said to be done between two bodies is when change in momentum takes place due to their mutual interaction forces। है ना? दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कि कोलिजन हो गया जब इन दो बॉडीज का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाए। क्यों? जब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कि कोलिजन होगा जब ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलिजन। आप नोट कीजिए। अब यहां पे जो है ना, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या कोलिजन के लिए बॉडीज का आपस में मिलना जरूरी है क्या? यानी फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन के लिए जरूरी है या बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी, या बिना टकराव के भी कोलिजन हो सकता है? जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया। क्या कोलिजन का मतलब सिर्फ टकराव होता है? आंसर इज नो। बिना टकराव के भी कोलिजन हो सकता है। हाँ, यानी जो बॉडीज है ये बिना मिले, बिना टकराए कोलिजन कर सकते हैं, क्योंकि कोलिजन का मतलब टकराव थोड़ी होता है। कोलिजन की डेफिनेशन तो मैंने ये बता दी। अब कैसे, इसके एग्जाम्पल क्या है सर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप नोट कीजिए। अब यहां पे आप एक नोट लिख लीजिए, नोट के फॉर्म में, अच्छा रहेगा। नोट ये है कि फिजिकल कांटेक्ट is not necessary for the collision. यानी कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी आपस में टकराए, बिना टकराव के भी हो सकता है। टकराना कोलिजन है, ऐसा नहीं कहना कि टकराना कोलिजन नहीं है। टकराना इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोलिजन, बट बिना टकराव के भी कोलिजन हो सकता है। एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m1 और इस पे जो चार्ज है वो प्लस q1 चार्ज है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है जिसका जो मास है m2 है, इस पे जो चार्ज है वो प्लस q2 चार्ज है। पहले यहाँ पे मैं स्टेप वाइज इसको डिफाइन करूंगा। स्टेप 1 में क्या था
ये जो दो बॉडीज है ये बहुत दूर रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? दूर रखे हुए थे, एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये दूर रखे, इसी को फिजिक्स में कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे। और मैथ्स के भाषा में आर, यानी इन दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर से डिनोट किया। आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैथ्स की भाषा में होता है। क्या होता है? मैथ्स की भाषा में होता है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे मासेस भी है और मास के ऊपर चार्ज भी है, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा लगेगा कूलम्बिक फोर्स। क्या लगेगा? कूलम्बिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? अगर मेरे पास दो मासेस हैं m1 m2, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो r है, फाइनाइट है, तो ये मास जो है m1 इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और m2 m1 पे फोर्स लगाता है, वो भी अट्रैक्टिव होता है, और दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कहो, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह कूलम्बिक फोर्स क्या था? अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, मानो दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो Q1 है ये Q2 पे, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर ये r डिस्टेंस पे रखे हुए तो। अब चाहे आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, दोनों बराबर होते हैं। और ये बराबर होते हैं किसके? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे, चूंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए, एट अ लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए, बहुत दूर रखे हुए हैं, एंड मैथ्स के टर्म्स में r टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो जैसे ही इस फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, आप इसको इनफाइनाइट टेंड करोगे और इसमें भी इनफाइनाइट टेंड करोगे, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। यानी इस केस में ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना ही कूलम्बिक फोर्स लगेगा, दोनों के दोनों यहाँ पे जीरो रहेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया? मैं स्टेप 2 पे आता हूं। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस m1 मास को एक u1 वेलोसिटी दे दी आगे की डायरेक्शन में, इसको मैंने u2 वेलोसिटी दे दी आगे की डायरेक्शन में। ठीक है ना? या सिंपल केस लेते हैं, मान लो इसको मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी ना, सिंपल सा केस लेते हैं। तो जैसे ही मैंने m1 को वेलोसिटी दे दी, कितनी? u1 आगे की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये जो m1 है ये m2 को अब अप्रोच करेगा u1 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये u1 वेलोसिटी, तो ये जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाएगी। तो ऐसा टाइम आया कि जब जो मास m1 है जिसके ऊपर q1 चार्ज है, और ये मास m2 है जिसके ऊपर q2 चार्ज है, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गए, किसी r डिस्टेंस पे आ गए। तो अब जैसे ये फाइनाइट r डिस्टेंस पे आ गए, तो अब दो फोर्स आएंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बना के चलते हैं। तो जैसे ये फाइनाइट डिस्टेंस पे आएगी तो मासेस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव होगा। ये जो m2 है ये इस पे फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 m2 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली कूलम्बिक फोर्स भी लगेगा, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस पे फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ड्यू, कौन सा? कूलम्बिक फोर्स। और दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कौन सा? कूलम्बिक फोर्स। बट यहाँ पे ध्यान से देखा, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे मान के चलते हैं, आप एक अज्यूम कर सकते हैं
ठीक है ना, अज्यूम कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल या जो कूलम्बिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है, मैंने ये क्यों ले लिया कूलम्बिक फोर्स, ये ज़्यादा क्यों नहीं ले लिया? इसका वजह ये है कि अगर मैं ये ज़्यादा लूँ तो जो मासेस है ये इस तरफ जो है एक्सेलरेट हो जाएंगी, तो क्या होगा, धीरे 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 फिर से ये टकराएगी, तो मैं पहले केस में फिर से पहुंच गया, जो मैंने ट्रक और कार का एग्जांपल दे दिया। तो और उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें भी फिजिकल कांटेक्ट आ जाएगा और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के मोमेंटम चेंज करेगा और उसको हम कोलिजन कहेंगे। बट मुझे यहाँ पे दिखाना है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी कोलिजन हो सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब मैं ये करूंगा कि कूलम्बिक फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। रीजन बता दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ इसको हटा सकते हैं, तो नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको हम हटा सकते हैं, ज्यादा वो बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बन जाएगा, ये सिंपल रखते हैं। तो इसका जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, तो ठीक है। अब क्या होगा, इस मास m1 के पास चूंकि इस डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी थी और ये क्या था, रेस्ट पे था, इस m1 पे ट्रक, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ट्रक केस में u1 वेलोसिटी इस तरह थी, फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसमें m1 वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो m1 धीरे 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 रिटार्ड होती जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। और इस पे जरा देखो, m2 जो कि रेस्ट पे था, इस पे अब फोर्स लग रहा है, यानी ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, आपने इसको फोर्स दे दिया, जैसे आपने इसको फोर्स दिया ये इस डायरेक्शन में अब एक्सेलरेट होता जाएगा, यानी m2 की जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अब देखो स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा कि ये जो इस m1 मास है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर होगी। मान लो v कहा मैंने इसको, ये m1 है ये m2 है, समझ रहे हो। मान लो ये जो है, ध्यान से समझना, ये m1 है ये m1 है ये m2 है, m2 की वेलोसिटी कम थी, 0 थी, m1 की वेलोसिटी ज्यादा थी। अब m1 की वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी और m2 की वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी इसकी बढ़ती जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हमने r मिनिमम कहा। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस, यानी इससे कम ये क्लोज आ ही नहीं सकते। जैसे ही इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो बराबर आ गया, तो अब क्या है कि इससे क्लोज नहीं आ सकते, ये अब आगे बढ़ेगा और ये जो है धीरे धीरे कम, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, या आगे जो है निकलते जाएगा, तो सेपरेशन अब बढ़ जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, देखो अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 पे क्या आएंगे कि इसकी वेलोसिटी तो कम होती जा रही है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होते 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 0 हो जाएगी। क्या होती जाएगी, 0 होते, और इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, तो जो है ना फाइनली जो मास m1 है वो इस डायरेक्शन में किसी v1 वेलोसिटी के साथ अब जो है एक्सेलरेट होता जाएगा, और ये जो मास m2 है इसको v2 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पहले ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, यहाँ पे ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स था ना ही कूलम्बिक फोर्स था। अब जैसे जैसे मैंने इसको वेलोसिटी u1 दे दी, इसको रेस्ट पे रखा, जैसे ही ये पास आता गया डिस्टेंस कम होती जाए, यानी एक ऐसा टाइम आ कि जो r है यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो फाइनाइट हो गया, तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया, कूलम्बिक फोर्स भी आ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, कूलम्बिक फोर्स इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, बट यहाँ पे हमने एक अजम्पशन मानी, यानी अज्यूम किया कि कूलम्बिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि मुझे तो फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही कोलिजन कराना था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा मान लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्यादा नहीं मान लिया। तो इससे क्या हुआ, इस m1 पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, m2 पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा।
m1 की जब हम बात करते हैं तो चूंकि इसकी जो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये जो है धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी इन अदर वर्ड्स इस m1 जो है ना रिटार्ड होते जाएगा, इसमें रिटार्डेशन आएगी। m2 के साथ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी, अब इसको फोर्स मिल रहा है, धक्का मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि इनकी दोनों की बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो बराबर आएगी, और जैसे ही बराबर आएगी तो वो जो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन उस टाइम पे उसको हमने आर मिनिमम कहा, यानी दिस द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस। तो क्या होगा, अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इंस्टेंटली इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती ही जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती जाएगी तो ये फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और ये फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो बेसिकली हुआ क्या इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में ये हुआ कि इसके पास इनिशियली मोमेंटम m1 u1 था, इसके पास जीरो था, फाइनली इसके पास m1 v1 आ गया, इसके पास m2 v2 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये तो बीच का प्रोसेस था, ये तो मैंने आपको एक जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है उसको समझा दिया कि बीच में क्या हुआ। तो बेसिकली पहले ये सिचुएशन थी, फाइनल में ये सिचुएशन है। तो इनिशियल सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं था, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले इसके पास m1 u1 मोमेंटम था, इसके पास जीरो था। तो फाइनली क्या हुआ, इसके पास m1 v1, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों मासेस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे का मोमेंटम चेंज कर दिया। तो बेसिकली यही तो कोलिजन है। कोलिजन का मतलब यही तो होता है कि दो बॉडीज के बीच में हम तभी कहेंगे कोलिजन हो गया जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करे। तो यही तो कोलिजन है। यहाँ पे क्या बॉडीज मिली, नहीं मिली, बॉडीज तो किसी मिनिमम डिस्टेंस पे रुक गई, इसका जो सेपरेशन है, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो तो रुक गई, इससे कम नहीं हो सकते, तो ये तो मिले ही नहीं। तो फिर जो है ये दूर होते जाएंगे, बिना टकराव के भी, बिना मिले कोलिजन। तो टकराव का मतलब कोलिजन नहीं है, टकराव इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोलिजन। कोलिजन तो बेसिकली मोमेंटम का चेंज होना ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। नोट कीजिए। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं, बट उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझा दूंगा जब मैं क्वेश्चन लूंगा। वो एग्जांपल में यानी स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो एग्जांपल है, जो कि HCV में यानी HC वर्मा में भी दिया गया है, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में वहीं पे इलैबोरेट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं फिर।